नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में अवगत कराया था कि हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला टॉपिक है वह भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम लोग प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर पढ़ा दिया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वास्तव में पुर्तगाली जो थे वह भारत से व्यापार करने के लिए किस तरीके से और कैसे और कौन से समुद्री मार्ग की खोज किया था, जिसमें हमने देखा था कि 1486 ईस्वी में जो बार्थोलोमेडियास था वह आसाम द्वीप की खोज करता है। उसी के क्रम में 1498 में वास्को डी गामा वह उसी आसाम द्वीप मार्ग से होता हुआ भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर कालीकट के कप्पगडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। और इस कप्पगडाबू बंदरगाह पर वह एक गुजराती पथ प्रदर्शक होता है, मुनीद या अब्दुल मुनीद, या अन्य किताबों में मनीद भी मिलता है। तो उसकी सहायता से वह कप्पगडाबू नामक बंदरगाह पर अपने जहाजी बेड़े को उतारा, और जो जहाजी बेड़ा या वास्को डी गामा जिस जहाज़ से वह भारत आया था उस जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। क्या था? साओ गैब्रियल। आपको हम दिखा दे रहे हैं, साओ गैब्रियल। आप इसको ज़रूर नोट कर लें अपने नोट्स में। उस जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल दोस्तों। तो यहाँ कहने का मतलब मालाबार तट पर कप्पगडाबू नामक बंदरगाह पर पहुँचा। जब यह इस बंदरगाह या कालीकट पहुँचा तो वहाँ एक शासक हुआ करते थे, जिनके नाम के बारे में ज्ञात तो नहीं होता है। उनकी एक उपाधि हुआ करती थी जमोरिन। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। उस समय फारस की खाड़ी पर अरब व्यापारियों की तूती बोलती थी। तो अरब व्यापारी जब यह वास्को डी गामा पश्चिमी तट पर पहुंचा तो अरब व्यापारी इसका विरोध किए। इसके विरोध के बावजूद भी, अरब व्यापारियों के विरोध के बावजूद भी वास्को डी गामा कुछ समय तक रहा। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जब वह यहाँ से वापस गया तो यहाँ से जो मसाले और जड़ी बूटियाँ लेकर गया था वह यूरोप में बेचा, और यूरोप में बेचने के बाद इसको 60 गुना लाभ मिला। लोग इससे प्रभावित हुए, जो वहाँ के शासक हुए वे प्रभावित हुए। उसके बाद वहाँ के शासक उस समय जो थे डॉन हेनरिक या हेनरी द नेविगेटर थे। इसी शासक द हेनरी नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा भारत आया था। अब उसके बाद 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर आता है। कौन? कैब्राल आता है। और इसका भी अरब व्यापारियों से भीषण युद्ध हुआ, और फिर भी युद्ध हुआ तो अरबों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने क्या किया? कोचीन और किन्नानौर के शासकों, कैब्राल ने क्या किया? कोचीन और किन्नानौर के शासकों
से इसने क्या किया, मित्रता कर लिया। इसने क्या किया, मित्रता कर लिया। और मित्रता करने के बाद अब इनको क्या हुआ, इसको सहायता मिलने लगी, हेल्प मिलने लगी। इसी क्रम में 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। इस बार 1502 में इस बार वास्को डी गामा के साथ में अल्बुकर्क भी होता है, जिसने 1503 में पुर्तगालियों की पहली कोठी कोचीन में स्थापित की। प्रश्न बनता है दोस्तों कि पुर्तगालियों की पहली कोठी कब और कहाँ स्थापित हुई। फैक्ट्री, कोठी को फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वह वास्तव में 1503 में कोचीन में स्थापित हुई। 1503 में कोचीन में स्थापित हुई। अब 1505 में जो पुर्तगालियों की दूसरी कोठी होती है वह कन्नूर में खुलती है। 1505 में पुर्तगालियों की जो दूसरी कोठी होती है वह कन्नूर में खुलती है। आगे हम आपको बताएं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके बाद जो अगला शासक होता है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है दोस्तों कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वहाँ का जो शासक था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वहाँ का जो शासक था उसने एक नीति बनाया। 1505 में एक नीति अपनाई और उसने इस नीति के अंदर एक नीति अपना ये दिया कि 3 वर्ष के लिए गवर्नर की भारत में नियुक्त किया जाए। जो पुर्तगाल का शासक था उसने एक नीति बनाया और सोचा कि क्यों ना भारत में 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर की अब नियुक्ति किया जाएगा और जिस गवर्नर की नियुक्ति किया जाएगा वह पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको कल हमने आपको बताया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को निर्देश दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को निर्देश दिया जाता है कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं, भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। कहने का मतलब है कि वह हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण अगर स्थापित कर लिया तो वह सब कुछ हो गया। इस प्रकार जो अल्मीडा था, जो अल्मीडा का वह मूल उद्देश्य था वह शांतिपूर्व व्यापार करना था और उसकी जो नीति थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी जो नीति थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी या हिंदी में कहें तो शांत जल की नीति कहलाई दोस्तों। इसी क्रम में जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में था तो 1508 ईस्वी में आप देख सकते हैं, 1508 ईस्वी में देख रहे हैं में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें से हमने बताया था आपको गुजरात, मिस्र और तुर्की थे, इन्होंने भारत में ही चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पराजित कर दिया। इस युद्ध में, कहने मतलब चौल के युद्ध में, 1508 में जो चौल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की तरफ से दोस्तों इसका पुत्र, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र लॉरेंको अल्मीडा लड़ रहा था। जब लॉरेंको डी अल्मीडा पराजित हुआ और इसी युद्ध में मारा गया। तो प्रश्न यहाँ एक अच्छा प्रश्न दोस्तों बनता है, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आप पूर्व के जो
एग्ज़ाम हुए हैं उनको उठाकर देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम ये पूछा गया है कि चौल का युद्ध कब हुआ, तो 1508 में दोस्तों हुआ। किसके मध्य हुआ, तो यह मुस्लिम नौसैनिक, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े उसे साथ साथ पुर्तगालियों के बीच में हुआ। अगर यह हम ऑप्शन में नहीं होता है मुस्लिम नौसैनिक बेड़े तो उसमें होगा मिस्र के साथ में हुआ था, या गुजरात के साथ या तुर्की के साथ में होगा, इनमें से किसी के साथ में हो उसमें रहेगा। अब इसी क्रम में 1509 में एक बार पुनः दीव के समीप, इसी क्रम में 1509 में दीव के समीप यहाँ पर 1509 में देख लेंगे, 1509 में दीव के समीप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा व जो ये संयुक्त बेड़े थे, संयुक्त बेड़े का मतलब गुजरात, मिस्र और तुर्की, इन दोनों के बीच में दीव के निकट लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जिसमें यह नौसैनिक बेड़े पराजित होते हैं। और ये पराजित होने के बाद जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वह अपने पुत्र लॉरेंको डी अल्मीडा की मृत्यु का बदला लेता है। इस वजह से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गए और हिंद महासागर के स्वामी कहे जाने लगे। दोस्तों ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। आगे हम बात करें जिसमें से हमने आपको बताया था जो अगला शासक बनता है वह 1509 से लेकर 1515 तक वह शासक होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, जैसा कि आपको पता ही है कि वह जब 1502 में वास्को डी गामा के साथ में आया था तो 1503 में वह कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। अब हुआ क्या, जब यह हमने आपको बताया था कि इसने क्या किया कि भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए इसने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया और वह आया तो उसके बाद इसने क्या किया, कृष्णदेवराय के यहाँ एक अपना प्रस्ताव भेजा। इस क्रम में 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया तथा 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण किया। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व मलक्का का मतलब ये हुआ कि यह कहाँ पड़ती है, एक महत्वपूर्ण मंडी हुआ करती थी मलक्का, हिंद महासागर में पड़ती थी। इसने उस पर स्थापित किया तथा फारस की खाड़ी, इस तरफ फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 में हो गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बनता है कि अल्बुकर्क ने या पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब अधिकार किया, तो 1515 में, और हरमुज पर कब अधिकार किया तो मलक्का पर 1511 में अधिकार किया और हरमुज पर 1515 में स्थापित किया। ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अल्बुकर्क के बारे में हमने बात किया था। आज हम पढ़ेंगे जो अगला शासक होगा वह नीनो डी कुन्हा होगा। वह 1529 से लेकर 1538 तक शासन करता है। 1529 से लेकर 1538। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। प्रश्न यहीं से बन जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों का जो कार्यालय था वह कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और गोवा को अपनी औपचारिक राजधानी बनाया।
कुन्हा ने मद्रास के निकट, ध्यान दीजिएगा, नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट, नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमे, ये सेंट थोम जो है सेंट थोमे है, और अब मद्रास के निकट कह रहा है दोस्तों, इसका मतलब आप समझ सकते हैं यह दक्षिण पूर्वी, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है सेंट थोमे, वहाँ पर, और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित करके भारत के पूर्वी तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का व्यापार किया, पुर्तगाली वाणिज्य का व्यापार किया। ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहीं से बन जाता है कि वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने पुर्तगाली बस्तियों को भारत के पूर्व में या दक्षिण पूर्व में स्थापित किया, तो वह उत्तर होगा दोस्तों नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा का शासनकाल क्या है? 1529 से लेकर 1538 तक। अब यहाँ एक रोचक बात ये होता है, जिस समय हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में विवाद था, उस समय 1534 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता करने के लिए वह समुद्र में एक नाव पर दोनों बात कर रहे थे। तो अब जो नीनो डी कुन्हा था वह दीवार खड़ी करने की बात को लेकर के उससे हाथापाई हुई और उसी में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। तो बहादुर शाह का प्रश्न बनता है कि गुजरात के किस शासक से पुर्तगालियों का विवाद हुआ, जिसके बाद उस शासक की मृत्यु समुद्र में डूबकर हो गई। तो वह शासक था बहादुर शाह। अब होता क्या है कि पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्र के समीप कुछ बस्तियां बनाई, जिसमें 1559 में, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 1559 में दमन पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। उनकी बस्तियों में दीव, दमन, षष्ठी, पसई, चौल, बम्बई, संथोमी या सेंट थोमे जिसको कहते हैं ये है, और हुगली बंगाल में शामिल थे। सिलोन के अधिकांश भाग पर भी उनका आधिपत्य हो गया। सिलोन मतलब उस समय श्रीलंका में था। सिलोन पर भी अधिकार हो गया था। अब होता क्या है कि कालांतर में इनमें से अधिकांश भाग उनके हाथों से निकलते गए। किनके कहने मतलब आने वाले समय में पुर्तगालियों के हाथ से जो ये सब स्थान थे उनके हाथ से निकलते गए, और डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहाँ पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त होता गया। अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों के सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। 1538 में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसको नोट डाउन करेंगे मित्रों। 1538 में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर या किस जगह पर पुर्तगालियों का प्रभाव नहीं था या पुर्तगालियों का प्रभुत्व नहीं था। तो वह अदन एक ऐसा स्थल है जिस पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व नहीं था। यह क्वेश्चन आया है दोस्तों, आप इसको ज़रूर माइंड में रखें, अपने नोट्स में नोट डाउन करें।
1598 में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों को पुर्तगालियों क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। कहने मतलब 20 वर्षों बाद डचों ने क्या किया, 1598 या 1596 से लेकर 1598 में, कुछ किताब में 1596 देता है, तो 1596 से लेकर 1598 के बीच में डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। होता क्या है कि 1602 में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता प्राप्त की। महत्वपूर्ण यहाँ ये हो जाता है दोस्तों कि 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया। मलक्का दुर्ग को 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया, जबकि डचों ने पुर्तगालियों से 1641 में जीता और पुर्तगालियों ने कब जीता था, पुर्तगालियों ने 1511 में जीता था दोस्तों, 1511 में जीता था। फिर उसके बाद यहीं से एक प्रश्न बनता है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 1658 में संपूर्ण श्रीलंका, कहने मतलब है कि अब 1658 में संपूर्ण श्रीलंका पर, जबकि इसके पहले 1559 में श्रीलंका पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। अब 1658 में श्रीलंका या सिलोन पर अधिकार कर लिया और 1663 में पुर्तगालियों के समीप मालाबार दुर्ग डचों के अधीन हो गए। जो मालाबार दुर्ग थे वह 1663 में इनके अधीन हो गए। अब क्या हुआ, अब क्या करते हैं कि 1611 में सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। अंग्रेजों ने पुर्तगाली या स्वाली के युद्ध में, इसको स्वाली के युद्ध में भी कहते हैं, इसको स्वाली के युद्ध में भी कहते हैं कि जो 1611 में स्वाली के युद्ध होता है उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। दोस्तों हम डचों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे पुर्तगालियों ने समुद्र में अपने व्यापार को विस्तारित किया और उसमें कार्टेज और अरमेडा व्यवस्था को कैसे लगाया। दोस्तों कार्टेज अरमेडा काफिला वास्तव में यह एक पुर्तगालियों द्वारा एक व्यवस्था किया गया कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले जो व्यापार थे, व्यापार को नियंत्रित करने का एक तरीका था। उसने क्या किया, कार्टेज पद्धति लागू कर दिया और कार्टेज पद्धति का जो तात्पर्य था वह परमिट से था। अब कार्टेज पद्धति के माध्यम से जो भी इनके क्षेत्र से जो भी
क्रूज या जहाज़ आगे बढ़ते थे। एक मिनट दोस्तों। आगे बढ़ते थे कहने मतलब, तो उन पर अब ये लोग क्या किए, परमिट लगा दिए कि आप परमिट लीजिए, उसके बाद आगे जाइए। परमिट लेने का मतलब है कि आप कर दीजिए और आप व्यापार कीजिए। और इसको बाध्य करने के लिए पुर्तगाल का एक शासक हुआ करता था, अरमेडा। अरमेडा ने अरमेडा ने इस पद्धति को लागू किया। इसीलिए इस पद्धति को कार्टर अरमेडा काफिला व्यवस्था कहा जाता है। और यह व्यवस्था ऐसा था कि इस व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों ने अपने अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुग़ल बादशाह अकबर को कार्टज लेने पर मजबूर कर दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कार्टज पद्धति को अकबर ने भी स्वीकार किया था, जबकि उस समय किसका शासन था? अकबर का शासन था। भारतीय जहाज़, भारतीय हों या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं दिया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने उनको साफ साफ कहा था कि आप चाहे भारतीय जहाज़ हों चाहे अरबी जहाज़ हों, वह काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते हैं। पुर्तगाली स्वयं को इस समय सागर का स्वामी कहते थे और व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था लागू कर दिए थे। अब हम दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ दोस्तों ये है कि जो वास्तव में पुर्तगाली थे वो पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य था उसको एस्तादो द इंडिया नाम से अभिहित किया जाता था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। अपनी इस व्यवस्था को कार्टेज अरमेडा काफिला नाम दिया उन लोगों ने। आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे। अब पुर्तगालियों का पतन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि पुर्तगालियों का वास्तव में पतन कैसे होता है। पुर्तगालियों के पतन के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे हम। पुर्तगालियों के पतन में वास्तव में कई कारण थे दोस्तों। जो उसमें जो कारण थे वह वास्तव में पुर्तगालियों का सबसे पहला कारण था, वह भ्रष्ट शासन था। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली भी थी उनकी। धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव भी था। आप इसको नोट कर लेंगे, इसमें देख ही रहे हैं। प्रथमतः उनकी धार्मिक असहिष्णुता से भारतीय शक्तियाँ बिगड़ गई और उनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगीजों के बूते के बाहर की बात थी। वास्तव में जैसा कि आपको पहले लेक्चर में ही हमने अवगत कराया था कि पुर्तगालियों ने, खास करके पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने यहाँ आया तो उसकी सोच ये हो गई कि क्यों ना हम पुर्तगालियों को भारत की महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करें, और जब यहाँ विवाह कर लेंगे तो यहाँ के जो महिलाओं के पास जो ज़मीन रहेंगी उस पर उनका अधिकार हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ के लोगों से उनकी मित्रता हो जाएगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में धार्मिक असहिष्णुता, उसके साथ साथ दूसरा कारण ये भी था कि जो पुर्तगाली थे वह भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। दूसरा ये महत्वपूर्ण कारण है।
तो अब यदि हम आगे बात करें, अब पुर्तगालियों के आधिपत्य का यदि परिणाम की बात करें हम, पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम भी देख लेते हैं कि उनका वास्तव में प्रभाव क्या था। पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए। कहने का मतलब ये हुआ कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली जो कंपनी आई थी वह पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार जो प्रारंभ किया जाता है वह पुर्तगालियों के द्वारा ही किया जाता है। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था और एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीतिक को समाविष्ट कर दिया था। यानी मतलब जो एशियाई सामुद्रिक व्यापार हुआ करते थे वह पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया। इन्होंने क्या किया कि मतलब पुर्तगालियों ने अपने शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। पुर्तगाली मुसलमान से बहुत ही घृणा करते थे। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए। ध्यान दीजिएगा 1540 ईस्वी में, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, पुर्तगालियों ने 1540 ईस्वी में गोवा में प्रतिसुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र कर दिए और 1540 में ही गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, सभी मंदिर नष्ट कर दिए और 1573 में बाद्रे और 1584-1587 के मध्य सालसेट के मंदिर भी तोड़ दिए गए। अब उसके बाद 1500, ध्यान दीजिएगा 1560 में, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि हमने बताया 1540 में क्या किए ये लोग, 1540 में ये गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की ताकि किसी भी प्रकार का धर्मद्रोह को दंडित किया जा सके। कहने का मतलब है कि जब ये पुर्तगाली 1560 में गोवा में धार्मिक न्यायालय की ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करने के लिए, कि कोई अगर ईसाई धर्म का विरोध करता है तो उसे दंडित किया जा सके। और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिएगा। ये पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जूस संत जेवियर भारत आया। मुगल शासक अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए। जेसुइटों की भ्रम हो गया था कि अकबर मसीही मत स्वीकार करना चाहता है। पुर्तगीजों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, इसको हमने अवगत करा ही दिया। अब पुर्तगाली भारत को दिए क्या, उसके संबंध में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पुर्तगाली थे वह मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद को भारत में लाए
और ये पुर्तगाली ही लेकर आए थे। पुर्तगालियों ने ही बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में किया। जहाज निर्माण, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा का दृश्य है कि भारत में जहाज निर्माण को किसने दिया, तो पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, तो पुर्तगालियों ने की। ध्यान दीजिए, भारत में गोथिक, ध्यान दीजिएगा, भारत में गोथिक कला, भारत में गोथिक कला का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में पुर्तगालियों ने गोवा से किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, आप इसे समझें, पुर्तगीज आधिपत्य, ये बात है, पुर्तगीज आधिपत्य की स्थापना से ही भारत में व्यापार में नौसैनिक शर्त की महत्ता प्रमाणित हुई। कैसे प्रमाणित हुई? पुर्तगीज आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शर्त की महत्ता प्रमाणित हुई। जब यह नौसैनिक पुर्तगाली लेकर आए तो उसमें जो भारतीय थे उनके समझ में आ गया कि नौसैनिक या नौसेना वास्तव में होती क्या है। तब उन्होंने कुछ सोचना प्रारंभ किया। दोस्तों, इस लेक्चर में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ध्यान दें। नमस्कार।